चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में जो प्रथम अध्याय रसायन पढ़ रहे हैं उसके 4 पाद हैं और पहला पाद हमने कल पढ़ा हुआ था या अव्यामल की था। इसमें अब अपन देखने वाले सेकंड क्योंकि ये प्राणगामी रसायन पाद। कितने साल के प्राण आप हमेशा स्थापन के रूप में चाहते हो? तो अपन ने कल बोला था 37। ठीक है, 37 योग है इसमें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आम्लक घृत है ना। आम्लक घृत बताएं, इसमें लिखा है कि जो आंवला है उसको आम्लक घृत बनाने के लिए पहले पुनर्नवा की, उसके बाद में बिदारी और जीवंती कल की, फिर उसके बाद में बलाती वाला सदावरी कल की 1000 भावना से सिद्ध जो है सतपाक और सहस्पाक घृत जो है वो आम्लक घृत कहलाता है। तो कौन से तर्कोक्त जो है योग में सतपाक और सहस्पाक है ना सिद्ध किए जाते हैं, सतपाक और सहस्पाक और जो है सिद्ध किया जाता है, तो उसका तर्क है आम्लक घृत। इन सबको क्रम को अपन पुनर्नवा आता है पहले, तो पुनः बिदारी जीवंती आता है, इसको बोल देते हैं बीज, पुनः बीज से बला बनी अति बला, पुनः बीज से बला बनी अति बला। ये इन चीजों की भावनाएं हैं इसमें, इन चीजों की भावना है, यानी कि पुनर्नवा की है, देन उसके बाद में बी वजा बिदारी जीवंती की है, फिर से यानी सतावरी की है, बला अति बला की है। इसके बाद में आते हैं आम्लक अवले। आम्लक जैसा आमले का अवले है जैसा नाम है, इसको याद रखने के लिए अपन को ऐसा सोचना चाहिए कि आम्लक अवले है, तो अवले को हमेशा हम चाटते हैं, मतलब है ना, ले जो ले यानी चाटने वाली चीजों में आते हैं, चाशनी होती है, अवले जो है उसको चाटते हैं, जिसमें अवले आगे लगा देंगे आम्लक अवले पियो, या है ना। पियो क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि आम्लक अवले पियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आमले के अलावा पियो यानी पिपली और है। घटक द्रव्य में इसमें आम्लकम सहस्रम, आंवला जो है 1000 होता है, और पिपली सहस्रम प्रयुक्तम, पिपली भी 1000 होती है, 1000 आंवला 1000 पिपली। आंवला और पिपली का रेशो क्या है? तो 1:1 का रेशो है, जैसे हमने ब्रह्म रसायन प्रथम में पढ़ा था, उसमें हरित की आंवलकी का रेशो, हरित की सहस्र होती थी, आंवला आम्लक 3 गुना आम्लक होता था। इसमें आंवला और पिपली का रेशो 1:1 है, तो रेशो का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा तरुण पलाश क्षारोदक भी इसमें प्रयुक्त होता है, मेनली घटक है इसमें, है ना, आंवला और पिपली और पास ही चालू होने वाला पलाश क्षारोदक है। फिर आते हैं अपर आम्लक अवले। अपर आम्लक अवले नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जैसे जिले में हम देखते हैं कलेक्टर होता है, कलेक्टर के नीचे जो है सब मतलब अपर कलेक्टर रहता है। अपर कलेक्टर जो होता है उसके पास नाम पोस्ट में कलेक्टर शब्द रहता है, लेकिन पावर नहीं होता है, उसको अपने सारे काम के लिए अनुमोदन लेना पड़ता है कलेक्टर सर से, तो पावर नहीं होती क्योंकि पोस्ट में। तो यहाँ पर अपन को ये ध्यान रखना है, अपर अवले भी ऐसा ही है, इसमें पावर यानी पिपली नहीं होती है ना। इसके अंदर जो अपर पोस्ट पे होता है उसके अंदर पावर नहीं होती है ना, पूरे डिसीजन खुद नहीं ले सकता, पावर नहीं होती, इसलिए इसमें केवल एक घटक द्रव्यों में पिपली नहीं है, केवल आम्लक होते हैं 1000 आंवले होते हैं। ठीक, फिर आते हैं बिडंग आंवले। बिडंग क्रमी हल में द्रव्यों में श्रेष्ठ मानते हैं चरक। बिडंग का भी यहाँ पर रसायन योग बताया हुआ है। बिडंग जो है बायबिडंग भी बोलते हैं बिडंग को। इसमें कुल 6 घटक द्रव्य होते हैं। 6 घटक द्रव्यों में बायबिडंग के अलावा पिपली, टंडुल यानी कि जो पिपली के जो कण होते हैं, है ना, लेडी पीपल इसे कहते हैं वो। इसके अलावा तेल, घृत और मधु जो क्रमशः बाद में तो सामक होते हैं, और जो है डेढ़ जो है फल जो है 1.5 गुना जो है इसमें मिश्री होती है। तो जैसा बिडंग अवले था पियो, वैसी जैसा आम्लक अवले था पियो, वैसे इसको भी बना सकते हैं बायबिडंग जो है अवले पियो, क्योंकि इसके अंदर भी बायबिडंग के अलावा सेकंड मोस्ट जो कंटेंट है वो पिपली है। उसके बाद में ये तो जब अपन कोई अवले बनाते हैं तो ये चीजें डलती हैं, डलता है, मधु डलता है। इनको अगर अपन ज्यादा वेटेज ना दें तो मेन घटक जो है वो बायबिडंग के बाद में पिपली टंडुल है। बिडंग अवले पियो, इसको भी पियो कर देते हैं, इसमें भी पिपली होती है। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर में 19 बलादी रसायन बताएं। ये संख्यावाची क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कितने बलादी रसायन बताएं। 19 बलादी रसायन में बला है, अति बला है, चंदन का भी वर्णन रसायन के रूप में किया है ना। अगरू का भी जो शीतल ज्वर में देते हैं, है ना। धब है, तनिष्क है, खदिर जो कि अपन कोष्ठ में देते हैं, खदिर भी रसायन के रूप में यहाँ पर इसमें है। इंड्यू खदिर में याद रखना। सिसंपा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुसु संहिता पढ़ते हैं तो सुसु संहिता में सिसंपा नाम की औषधि जलवर्गीय शिशु होते हैं, जलवर्गीय शिशु, है ना। सिसंपा जो है कसाय, बसा में बताया, तो टिपिकल क्वेश्चन है इस औषधि से रिलेटेड जो एग्जाम में आता रहता है ना। सुसु में जो है सिसंपा जलवर्गीय शिशु बोलते हैं, सिसंपा कसाय जो होता है वो सुसु में जो है बसा में की चिकित्सा डायलियूरिया, बसा में की चिकित्सा में बताया है इसने सुसु।
इसके अलावा आसन है, आसन को विजय सार भी कहते हैं। गुड़ची, गिलोय, रसायन औषधियां पूरी नहीं होती हैं गुड़ची गिलोय के बिना। गिलोय भी है इसमें, खरीद की है, अमल की है, रासना है, श्वेत अपराजिता है, श्वेत और नील अपराजिता दो होती है, श्वेत अपराजिता इसमें है। इसके अलावा जीवंती है, शतावरी, शतावरी भी रसायन औषधियों में आती है, शतावरी है इसमें, है ना। मंडूकपर्णी है, तो मंडूकपर्णी जो है मेद रसायन के अलावा और कहाँ पढ़ते हैं तो परादी रसायन में पढ़ते हैं। सारीवा है और पुनर्नवा है, इन सारी औषधियों का स्वरस का प्रयोग करना चाहिए उनका के साथ। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। 19 जो परादी रसायन औषधियां बताई हैं, है ना, उनका क्या यूज करना चाहिए, कल, क्वाथ, स्वरस, उन सभी का स्वरस बताया है। और अनुमान के रूप में किसके साथ देना चाहिए, दूध के साथ देना चाहिए। 19 संख्यावाची क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा, किस स्वरूप का यूज करना चाहिए, स्वरस का यूज करना चाहिए, और किसके साथ देना चाहिए तो दूध के साथ देना चाहिए। इसके बाद में आते हैं अपन नांग वाला रसायन में। तो नांग वाला रसायन में सबसे पहले नांग वाला जो है उसका मूल का संग्रह बताया कि कब करना चाहिए। तो श्लोक में आता है चरक में, तपसी तपस्से माँ से सूची, यानी माघ या फागुन के महीने में जो है नांग वाला मूल का संग्रह करना चाहिए। नांग वाला के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट में बोलना चाहता हूँ कि जैसे बला की फैमिली जो होती है वो मालवेसी होती है, और नांग बला की फैमिली जो है टिली ऐसी होती है। नांग बला की फैमिली जो है वो टिली ऐसी फैमिली में आता है, बला की फैमिली में नांग बला नहीं आता है। और कई लोग इसको संदिग्ध औसत मानते हैं, मतलब एग्जैक्ट पहचान नहीं है। एक ऐसी चीज जो बहुत लाभकारी है, बहुत जो है यूजफुल है, लेकिन इसको जिसको लोग आसानी से जानते नहीं है, पहचान नहीं है, है ना, तो उसको बड़े वो जो हम जाएंगे जंगल में ढूंढने तो बहुत तप से हमको प्राप्त होगी। हमें उसको प्राप्त नांग बला प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके हमको नांग बला मिलेगा, तब या तपस्या करने पर मिलेगा, है ना। क्योंकि एक आसान ड्रग नहीं है, बला नहीं है, बला आसानी से, बला अति बला आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नांग बला बहुत मुश्किल से मिलती है। याद रखने का तरीका, नांग बला प्राप्त करने के लिए, संग्रह करने के लिए हमें बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो तब, है ना, इससे ध्यान रखना है। नांग बला जो है मूल का संग्रह कब होता है ना, तब करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब तपस्या माँ से सूची अथवा सूची माँ में करना चाहिए। ये जो टाइम है 13, तब तपस्या से ही स्टार्टिंग होती है 15 जनवरी से, तो माघ फागुन का टाइम है ये। और लेकिन बागभट ने जो है इसके स्थान पे शरद ऋतु बताई। तो चरक में तो महीनों के नाम लिखे हैं, तब तपस, बागभट में इस ऋतु का नाम लिखा, ऋतु का नाम उन्होंने लिखा शरद ऋतु। नांग बला का संग्रह कब करना चाहिए, शरद ऋतु में करना चाहिए। बहुत यूजफुल औसत है, तो शरद ऋतु में करना चाहिए, ऐसा बागभट बताते हैं। फिर आते वर्ष ऋतु में लिखा है संवत्सर प्रयोगात, यानी कि 1 वर्ष तक अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं। वर्ष शतम आचरण, तो मनुष्य की आयु जो है वो कितना हो जाती है, 100 वर्ष हो जाती है। आचार्य चरक में जो योग, चरक संहिता में जो योग बताया था चरक में, तो अधिकांश उनकी फलश्रुति पढ़ेंगे तो उसमें जो अल्टीमेट निष्कर्ष निकलता है कि इसका क्या बेनिफिट होगा, तो उसमें बहुत सारे में आता है कि आयु जो है 100 वर्ष हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर बोला है वर्ष शतम, संवत्सर कहते हैं 1 साल को, 1 साल तक प्रयोग करने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ये इसका इतना इंपॉर्टेंस है नाम वाला, ठीक है। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि 3 साल तक प्रयोग करने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि 3 वर्ष तक प्रयोग करते हैं हर इत्यादि योग, 3 वर्ष तक प्रयोग करते हैं तब जाके 100 वर्ष की आयु प्राप्ति होती है। वो इससे मतलब 3 गुना फास्टर है ना, 1 वर्ष तक प्रयोग करने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट ड्रग है नाग वाला। फिर आते हैं इसके बाद में, आते हैं नाग वाला के बाद में भल्लातक रसायन। भल्लातक रसायन के लिए लिखा है भल्लातक के फलों का संग्रह जो है वो सूची सक्रिय व मास से, सूची सक्र मास यानी जेठ आषाढ़ के मास में करना चाहिए। और जेठ आषाढ़ यानी कि ग्रीष्म का है ना, जेठ की दोपहर यानी बहुत धूप पड़ती है, ये गर्मी का टाइम होता है। भागवत ने इसके स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है ग्रीष्म ऋतु में जो है भल्लातक रसायन का संग्रह करना चाहिए। और प्रयोग में लिखा है यव पल या मास पल मात्रा में, यव के बराबर या मास के जो है दाने के बराबर में संग्रह के बाद, संग्रह के 4 महीने बाद में सहस्त्र में महीने में इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले एक मैं बोलना चाहता हूँ, भल्लातक का जो पर्याय होता है वो होता है अग्निक। भल्लातक बहुत उष्ण होता है, गर्म होता है, उपविष में आता है, और भल्लातक का पर्याय होता है अग्निक, अग्नि के समान है। ठीक है, इसका संग्रह जो है अपन है ना सूची सक्र माह में, जो गर्मी का टाइम है वहां पे करते हैं फलों का संग्रह भल्लातक। अब ये भल्लातक जो है उपविष में आता है, उपविष में आएगा तो कोई भी चीज उपविष होगी तो उसको अपन है ना शुद्ध जो है उसका शुद्ध फल यूज करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि विष है तो शुद्ध से सूची सक्र याद कर लेना है आपको। क्योंकि विष है तो अपन पहले पूछेंगे भैया इसमें कोई ठीक तो है ना, सेफ है ना ये, है ना, कोई दवाई अपन दे रहे होते हैं वो बोले इसमें पॉइजन कंटेंट है, अपन सबसे पहले ये पूछते हैं कि सेफ है। हाँ, शुद्ध भल्लातक अपन को यूज करना है तो शुद्ध मिलेगा, संग्रह होगा सूची सक्र में, है ना, संग्रह किया जाएगा सूची सक्र में, जो कि जेठ आषाढ़ महीना कहलाता है। और भागवत के अनुसार ये ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि अग्नि है, अग्नि को हमेशा जैसे आपके शरीर में जाके एसिडिटी करने लग जाए, कोई चीज गर्म चीज आप सेवन कर लो तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, अग्नि को सहना पड़ता है। तो सहना है आपको पता है, तो आप थोड़ा सा अपने
शरीर को सहने लायक बनाओगे, या तब सहन करोगे जब ठंड ज्यादा होगी, है ना। तो सहना पड़ता है, ये फॉर्मूला है। इसका संग्रह हो जाएगा। संग्रह के बाद में 4 महीने बाद में जब सहस्र की तुलना जो है अपन हेमंत ऋतु से करते हैं, है ना। किससे करते हैं? सहस्र की तुलना हेमंत से। हेमंत में जब अग्नि तीव्र होती है, ठंड बहुत पड़ती है, तब अग्नि की जरूरत होती है। ठंड में अपन खुद अग्नि के पास जाते हैं, ईंधन लेके आते हैं आपके पास, ठंड में अपन खुद जाते हैं। तो उसके बाद में 4 महीने के बाद में सहस्र मास में जो है मल्ला तक का प्रयोग करना चाहिए। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी है। भागवत ने कहा है इसको जो है काय में रखना चाहिए, तो धान्य राशि में रखना चाहिए। बाकी इसको लेके संग्रह काय में करना चाहिए, धान्य राशि में इसका संग्रह करना चाहिए। जैसे कोई कच्चा आम होता है, उसको पकाना होता है, तो आप उसको अनाज में रख दो, चावल में या फिर गेहूं में, पक जाता है वो। इसको धान्य राशि में संग्रह करते हैं। प्रयोग के पूर्व लिखा है मल्ला तक जो है वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करता है। जहां पर भी टच कर देता है वहाँ ब्लिस्टर बन जाता है। मल्ला तक की खासियत होती है कि मल्ला तक अगर अपन डायरेक्ट टच में आ जाए तो मल्ला तक उस स्थान पे जहाँ टच करता है वहाँ ब्लिस्टर बना देता है ना। ब्लिस्टर फॉर्मेशन कर देता है जहाँ पर वो मल्ला तक टच होता है। ये है ना, ब्लिस्टर यानी उदर्द कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में, है ना। उदर्द या सोफ उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसके प्रयोग के पूर्व जो है शीत स्निग्ध मधुर आहार का सेवन करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा गर्मी को सहन करने के हिसाब से कैसा आहार लेना चाहिए? शीत स्निग्ध मधुरोपस्कृत जो है आहार लेना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा आहार लेना चाहिए। तो मल्ला तक जो है उसके सेवन से पूर्व शीत स्निग्ध मधुरोपस्कृत जो है आहार का सेवन करना चाहिए। ये भी उड़ीसा पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रयोग विधि में बताया कि पहले दिन क्या करते हैं कि भल्ला तक जो है 10 भल्ला तक का काढ़ा बनाते हैं दूध के साथ, है ना। पहले तो 10 भल्ला तक का बनाया हुआ काढ़ा जो है दूध के साथ लेते हैं। उसके बाद में एक भल्ला तक को बढ़ाते हुए 30 ले जाते हैं, फिर पुनः 30 से घटाकर 10 भल्ला तक लाते हुए 1000 भल्लाओं का प्रयोग करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो काढ़ा बनाते हैं उसमें 10 भल्ला तक आते हैं, जो स्टार्टिंग में काढ़ा बनाया जाता है ना। पहले दिन इंट्रोडक्शन काढ़े से हो रहा है, तो काढ़ा बना के जो बाद बनाया जाता है उसमें 10 भल्ला तक यूज होते हैं। लेकिन जो बढ़ते क्रम में जब हम भल्ला तक बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर एक भल्ला तक बढ़ाते जाते हैं डेली, है ना। पहले 1 भल्ला तक सेवन किया, 2 भल्ला तक, फिर 3, ऐसे करके 30 तक ले जाते हैं। फिर 30 से घटाकर फिर वापस उसको, है ना, 10 तक लाते हैं। और इस प्रकार से कुल 1000 भल्लाओं का भल्ला तक का इसमें प्रयोग किया जाता है। कितनी अवधि इसमें लगती है? तो चरक में तो अवधि अलग बताई है, लेकिन अष्टांग हृदय में इसकी अवधि बताई गई है। सहस्रम उपयुंजित सप्ताहे विधि सप्तमी, है ना। जो सप्ताह को जो है सहस्र भलावे होने में, यानी 1000 भलावे होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ लिखा है सात सप्ताह, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49 डेज, है ना। सप्त सप्ताह को अगर अपन बदलना चाहेंगे टाइम ड्यूरेशन में तो 7 सप्ताह का मतलब होगा 7 सप्ताह 49, 49 डेज। तो ये क्वेश्चन हरियाणा पीएससी 2006 में आया था कि जो भल्ला तक सेवन काल है उसमें अष्टांग के अनुसार, भागवत के अनुसार कुल अवधि जो है कितने दिन की है, उस समय कितने दिन तक सेवन करने का निर्देश है। हरियाणा पीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर है सप्त सप्ताह, 7 सप्ताह यानी कि 49 डेज। फिर जैसे हम साउथ की पिक्चरें देखे थे तो वहाँ साउथ की पिक्चरों में जो विलन होता है या फिर जो हीरो होता है उसको कोई ना कोई डायलॉग देते हैं, है ना। डायलॉग दिया जाता है अपनी खासियत बताने के लिए। विलन मैं झुकेगा नहीं, जैसा पुष्पा का था कि, है ना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझेगा फायर में। उसी प्रकार से अल्लाह का इतना बड़ा कैरेक्टर है रसायन में, इतनी बड़ी चीज है कि उसको एक डायलॉग दिया गया है। मतलब मैं श्लोक को डायलॉग बोल रहा हूँ। डायलॉग क्या है? श्लोक है कब्जो न रोगो अस्ति विबंध न कच्छना। मतलब कफ का कोई रोग नहीं है और विबंध नहीं है जो भल्ला तक ठीक नहीं कर सकते। भल्ला तक मतलब पुष्पा 2 का वो होता है ना हीरो, वैसा बोलता है कफ का कोई रोग नहीं है, विबंध नहीं है जो भल्ला तक ठीक ना कर सके। कब्जो नाचा रोगो अस्ति ना विबंधो अस्ति कच्छना। कफ का कोई रोग नहीं है और ना ही विबंध है, या ना भल्ला तक अन्यात, जिसको भल्ला तक अन्यात यानी मार ना सके, समाप्त नहीं कर सके। तो यहाँ तक तो भल्ला तक की तारीफ हो रही, कफ का कोई रोग नहीं है। और अग्नि है, अग्नि के सामने कफ कहाँ टिकेगा? कफ का कोई रोग नहीं है, विबंध नहीं है जिसको भल्ला तक ठीक ना कर सके। और शीघ्र मेधाग्नि वर्धन, शीघ्र ही मेधाग्नि को बढ़ाने वाला हो। रसायन अभी कफ के रोग विबंध से ये तो समझ नहीं आ रहा कि रसायन है। तो लास्ट की लाइन ये समझाने के लिए है कि भैया रसायन गुण भी है इसके अंदर। तो रसायन चीजें क्या होती है जो मेधा को बढ़ाती है ना। शीघ्र मेधा अग्नि वर्धनम किसके लिए कहा गया? भल्ला तक। अग्नि वर्धनम तो मुझे समझ में आता है क्योंकि अग्नि के इसका नाम है, अग्नि को बढ़ा देगा, मेधा को भी बढ़ाता है, बुद्धि को भी बढ़ाता है, बुद्धि को साफ कर देता है। ठीक है। फिर आए भल्ला तक के योग। 10 योग होते हैं भल्ला तक के। तो 10 योग हमें याद करना है। तो याद करने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेल, सर्दी और छौत, यानी कि तेल, मधु और जो है घी अपन पढ़ते हैं, जो कि क्रमशः तेल वातनाशक होता है, सर्दी पित्तनाशक होता है, छौत कफनाशक होता है। ये 3 याद करना आसान है, तेल, छौत और सर्दी। भल्ला तक तेल, भल्ला तक छौत, भल्ला तक सर्दी। फिर हम चरक बीमार स्थान में पढ़ते हैं। 3 चीजों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। उनमें एक आता है पिपली का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, छाल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए और लवण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिपली, छाल, लवण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी के क्रम में पिपली, छाल, लवण की जगह हमने 3 चीजें याद करनी थी, तो हमने याद किया पलल, और छाल की जगह हो गया चीर, पलल, चीर, लवण, है ना। फिर यूज में डाला सत्तू। यूज में क्या डाला? यूज में क्या डाला हमने? सत्तू। और गुड़ पीने से क्या हो गया? तर्पण। यूज सत्तू, गुड़, तर्पण। ये 2 और अपने याद किए, यूज सत्तू और गुड़, तर्पण, है ना।
ना। गुड़ पी लेते हैं तो गुड़ इतना मीठा होता है, शरबत होता है कि तर्पण हो जाता है ना। गुड़ शरबत से तर्पण, और यूज सत्तू है ना, यूज में डाला सत्तू है ना, यूज सत्तू, जैसे लिट्टी चोखा बनता है वैसे अपन ने यूज सत्तू बना दिया, यूज सत्तू और गुड़ तर्पण, ऐसे करके भल्ला तक के 10 योग हैं। आमतौर पर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में कौन सा भल्ला तक का योग है अथवा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपन को पूरे 10 याद होने चाहिए कौन सा योग है कौन सा नहीं है। जैसे इसमें भल्ला तक यवागु नहीं लिखा है, भल्ला तक पेया नहीं लिखा है, इसमें कोई भी एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। भल्ला तक छार नहीं लिखा है, छौत लिखा है, छी लिखा है, इसमें भल्ला तक छार नहीं लिखा है। इस प्रकार से 10 ऑप्शंस का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आते हैं भल्ला तक सेवन में निषेध। भल्ला तक सेवन में निषेध में लिखा हुआ है कि कुलिथी दही कुलत है ना। कुलत आम्ल पित्त जना नाम होता है ना। आम्ल पित्त एसिडिटी, अब देखो ये भल्ला तक अपने आप में अग्नि है, एसिडिटी होगी तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। कुलत क्या होती है, आम्ल पित्त यानी एसिडिटी उत्पन्न करते हैं। दही सुक्त ये भी ऐसे होते हैं है ना, खट्टे होते हैं। तेल अभ्यंग और अग्नि सेवन है ना, अग्नि है, अग्नि और अग्नि की जरूरत नहीं है आपके शरीर, अग्नि सेवन विशेष रूप से निषेध है। तो कुलत स्पेशली भल्ला तक के सेवन काल में भी कुलत का निषेध है। और आगे चल के अपन पढ़ेंगे जो रसायन में शिलाजतु रसायन, शिलाजतु के सेवन काल में भी कुलत और विधायी अन्न का मना रहता है। इसके अलावा यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है, पित्त प्रकृति वाले लोगों को शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में भल्ला तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भल्ला तक मतलब अग्निक नाम है, मतलब सोच लो आग के समान है वो है ना। पित्त प्रकृति वाले लोगों को गर्मी के समय शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, अग्निक है भल्ला तक, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम भल्ला तक रसायन का प्रयोग कर रहे हो या आम्लक रसायन का सेवन कर रहे हैं तो आचार्य चरक ने कहा है कि अन्य निषिद्ध है, अन्य का सेवन नहीं करना, अन्य निषिद्ध बताया। फिर लिखा हुआ है भल्ला तकानी तीक्ष्णानी पाकानी अग्नि समाने। भल्ला तक के तीक्ष्ण पके हुए जो फल होते हैं वो अग्नि के समान होते हैं, आग के समान होते हैं, अग्नि समानी। जब भवित अमृत कल्पनानी यथा विधि, अगर उनका अच्छे प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वो अमृत के समान लाभदायी हो जाते हैं है ना। अमृत कल्पानी, ये अमृत कल्पानी किसके लिए कहा गया है, भल्ला तक के तीक्ष्ण पके हुए फलों के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो ये था दूसरा प्राणकामनी अध्याय, जिसमें मेनली 2 और बड़े योग हैं, एक तो नाम वाला, दूसरा भल्ला तक नाभि। फिर आते हैं तीसरे चैप्टर में, तीसरा है कर प्रचिति रसायन पाठ है ना। कर प्रचिति, कर यानी हाथ, कर कहते हैं हाथ है ना। पुरानी चीजें भूलना नहीं, अपन को कर कहते हैं हाथ को। हाथ जोड़ना जो है क्या है, संस्कार है। हाथ जोड़ना क्या है, संस्कार। संस्कार कितने हैं, 16। जैसे अपनी कहानी भी, जिसे हमें याद करना है कि कर प्रचिति में कुल योग कितने हैं, तो 16 हैं। सबसे पहले योग में आते हैं, सबसे पहला योग है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। तो एक और तीसरा अपन को ब्रह्म रसायन पढ़ने को मिल रहा है। इसमें शब्द है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। एक चीज आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी, ये जो शब्द होता है अयस, अयस का मतलब होता है लोहा है ना। लोहे के लिए जो है अयस शब्द आता है, लोह धातु के लिए। आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में एक आड़क आम्लक चूर्ण रहता है, 21 बार आम्ला स्वरस की भावना दी जाती है, और 1/8 भाग इसमें, जैसा कि नाम है 1/8 भाग जो है लोहा होता है, 1/8 भाग इसमें लोहा होता है। आम्लक अयस, आम्ला ज्यादा है इसलिए आम्ला शब्द पहले आया, अयस बाद में है तो अयस शब्द बाद में, मतलब अयस कम मात्रा में तो है ना, वो सेकंड नंबर पे आता है। 1/8 भाग चूर्ण मिलाकर मधुग्रस से इसका सेवन करना चाहिए। अक्सर आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, हम चरक संहिता में जो देख रहे हैं एआईपीजीटी में न्यू पैटर्न में, उसमें अनुपान का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आम्लक अयस रसायन क्या के साथ लेना चाहिए, मधुग्रस के साथ लेना चाहिए। फलश्रुति में लिखा है जरा व्याधि विस्मनम, यानी कि आम्ल का रसायन जो है वो जरा व्याधि का प्रशमन करने वाला होता है। बुद्धि इंद्रिय बलपटम, तो जो बना रहा है उसी से समझ जाओ कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, जो जिसने बनाया है उनके अंदर कितनी बुद्धि है, देखो है ना। आंवला मतलब क्या, रिचर सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला इज अ रिचर सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। प्लस आयरन, अयस यानी लोहा यानी आयरन। और आज की जो साइंस है वो क्या कहती है, आयरन का अवशोषण जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है ना। आयरन का जो है एब्जॉर्बेशन जो है, अवशोषण जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है, आयरन का विटामिन सी के प्रेजेंस में। तो जो इतनी बड़ी साइंस है वो ईसा से 400 साल पहले जब चरक संहिता लिखी गई तब भी लोगों को पता थी। जो आज कहते हैं कि है ना कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन के लिए विटामिन डी चाहिए है ना, आयरन के एब्जॉर्बेशन के लिए विटामिन सी चाहिए, तो ये नॉलेज था हमारे आचार्यों को पहले से। तो जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलपटम किसके लिए कहा गया है। फिर आप केवल आम्लक, अब अयस यानी मुझे मतलब जैसे कोई पेशेंट, जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ वेज खाते हैं कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ वेज में भी वीगन बन जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ भी बोला है कि मुझे तो बस आंवला लेना है, कोई हर्बल कोई कास्ट औषधि के अलावा मुझे कुछ नहीं लेना है, कोई लोहे वोहे की जरूरत नहीं है। तो केवल आम्लक रसायन बताया है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति संवत्सर पयोवृत्ति गवा मध्य बसित, यानी गौशाला में गायों के मध्य में रहता है एक व्यक्ति साल भर और केवल गाय का दूध पीता है। संवत्सर यानी 1 वर्ष, संवत्सर यानी 1 वर्ष, ठीक है। और पयोवृत्ति यानी केवल दूध, पयो यानी पाय कहते हैं दूध को, दूध का सेवन करता है केवल। उसके बाद में शुभ नक्षत्र करण मुहूर्त में वो जो है गौशाला में उगे हुए आंवले के वृक्ष पे चढ़ता है और उनको अभिमंत्रित करता है कि इसमें शक्ति आ जाए और उसको सेवन करता है। ऐसा योग जो है वो किस नाम से बताया गया है, केवल आम्लक रसायन के नाम से बताया गया है। इसमें सीधे वृक्ष पे चढ़कर आंवला खाने का निर्देश है।
फिर आते हैं लोह रसायन। तो आंवला अलग कर दिया, यहाँ दोनों चीजें थी, आंवला भी था प्लस लोहा भी था, दो चीजें थी। या एक चीज को अलग कर दिया, आंवले को अलग कर दिया, फिर क्या बचा अपने पास, आंवले को अलग कर दिया, दूसरे नंबर पर क्या बचा अपने पास, लोहा बचा। अगला योग है लोह रसायन। लोह रसायन की फलश्रुति में कहा है जो लोह रसायन का सेवन करता है बुद्धिमान, यानी उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, यशस्वी हो जाता है, वाक सिद्धि है ना, जो बोलता है वो चीजें सिद्ध होने लगती है, शुद्धधारी, सुना हुआ याद हो जाता है, महाघना, घना नहीं लिखा है, धन नहीं होता, मतलब शरीर शक्तिशाली हो जाता है, महाघन हो जाता है। भवेत समाम प्रयोजनो नरो लोह रसायन, ठीक है। यहाँ हमने धातुओं में आता है लोहा, 5, एक तो धीमान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धारू हो जाता है और महाधन हो जाता है, ठीक है। धीमान, यशस्वी, वाक सिद्धि, शुद्धधारी, महाधना, ये जो है किसकी फलश्रुति के लक्षण है, लोह रसायन के सेवन करने के फायदे। देखो लोहा से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बेटर हो जाता है, हीमोग्लोबिन बेटर होने से जो है जो आपके शरीर में जो है ब्लड की पूर्ति अच्छी हो जाती है, उसी है ना, उसी के हिसाब से लिखा है कि जिसके अंदर जो व्यक्ति लोह रसायन का सेवन करेगा वो धीमान होगा, यशस्वी होगा, वाक सिद्धि, शुद्धधारी, महाधन। इसके बाद में आते हैं इंद्र रसायन। इंद्र रसायन भी बहुत पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र रसायन में लिखा हुआ है परम ओजस्करम चेतक इंद्र रसायनम, है ना। तो यहाँ पे शब्द आता है परम ओजस्करम, ठीक है। परम ओजस्करम किसके लिए कहा है, इंद्र के लिए कहा है। ओजस्करम परम जो है उसका उल्टा बोलते हैं, वो स्नान के लिए बोला है। परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो ओज को बढ़ाने में श्रेष्ठ है वो है इंद्र रसायन। इसलिए कभी हिंदी क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे, हिंदी में तो एक ही अर्थ है, जो ओज को बढ़ाने में श्रेष्ठ है वो क्या है, इंद्र रसायन। इसमें परम ओजस्करम आता है, इंद्र में परम पहले शब्द है, जबकि स्नान में परम शब्द बाद में, है ना। स्नान में परम, स्नान करते हैं फिर परमात्मा को याद करते हैं, सेकंड नंबर पे हम परम परमात्मा को याद करते हैं, पहले नहा धो लें फिर पूजा पाठ बाद में करते हैं। स्नान वाले में परम शब्द बाद में आता है, और इंद्र वाले में, इंद्र भगवान है तो तुरंत भैया सामने आ जाओ, भगवान आए आपसे मिलने। तो इंद्र वाले में परम ओजस्करम जो है शब्द, परम शब्द पहले आता है। ये इंद्र रसायन जो है इसमें इंद्री 3 यव मात्रा में होता है, यव प्रमाण मात्रा में होती है इंद्री। स्वर्ण जो है 2 यव होता है, विष एक तिल के, है ना। विष का मतलब यहाँ बसना होता है, यहाँ पर विष लिखा हो तो वहां पर बसना मतलब उसका निकलता है। इसमें विष भी होता है, बसना भी थोड़ी मात्रा में रहता है। कम मात्रा में कोई भी चीज ली जाए तो वो औषधि के समान ही काम करती है। इसके अलावा इसमें स्वर्ण 2 यव होता है, तो ये स्वर्ण योग है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रह्म रसायन द्वितीय जो था, ब्रह्म रसायन द्वितीय जो था वो स्वर्ण योग था, उसी के समान जो है इंद्र रसायन भी क्या है, स्वर्ण योग है। स्वर्ण योग कहने का मतलब महंगा हो जाता है, कोई भी चीज स्वर्ण योग होती है तो महंगी हो जाती है। इसमें बसनाव होता है एक तिल प्रमाण में, यानी बहुत कम मात्रा में बसनाव होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं मेद रसायन। मेद रसायन यानी कि जो हमारे ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करते हैं। श्लोक है मंडुक पण्या स्वरस प्रयोज्य। मंडुक पण्य का क्या यूज करना चाहिए, स्वरस यूज करना चाहिए। मंडुक पण्या स्वरस प्रयोज्य, मंडुक पण्य का स्वरस लेना चाहिए किसके साथ, है ना। और मुलेठी के लिए लिखा है क्षीरेण एसटी मधुगस्त चूर्णम, एसटी मधु चूर्ण यानी मुलेठी का चूर्ण जो है क्षीर यानी दूध के साथ लेना चाहिए। तो इस सेकंड वाले अनुपान में दूध का वर्णन आता है, इसलिए ये लाइन बहुत एग्जाम में पूछी गई है कि मुलेठी का अनुपान क्या होता है, दुग्ध होता है। उत्तराखंड में क्वेश्चन भी बना हुआ अनुपान का, लोग में साफ साफ आता है क्षीरेण एसटी मधुगस्त चूर्णम, मुलेठी का चूर्ण क्षीर यानी दूध के साथ लेना चाहिए। रसो गुड़च्या, गुड़ची का रस सेवन करना चाहिए। समूल पुष्पा कल का खलु संकुष्पी, संकुष्पी का कल का लेना चाहिए, है ना। रसो गुड़च्यास्तु, गुड़ची का रस लेना चाहिए। और है ना, क्योंकि संकुष्पी का पौधा छोटा होता है तो मूल के साथ पुष्प सहित, है ना, नीचे से उखाड़ के पुष्प सहित कल्क जो है वो संकुष्पी का यूज करना चाहिए। इस प्रकार से मंडुक पण्य का स्वरस यूज होता है, गुड़ची का रस यूज होता है। ये रस है यानी कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। इनको मिलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मधु मिलाया जाता है लिक्विड में। मुलेठी चूर्ण है, कल्क भी, है ना, कल्क को भी सुखा लेते हैं तो चूर्ण ही बन जाता है। मुलेठी कल्क और चूर्ण है, ये दोनों जो है, कल्क और चूर्ण क्या है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इनको सॉलिड को दूध में मिला के लिया जा रहा है, दूध से लिया जाता है, इन दोनों को दूध से लिया जाता है ना। लिक्विड जो होते हैं यानी जो स्वरस होते हैं उसमें दूध नहीं मिलाया जाता है, चूर्ण में कल्क को जो है दूध के साथ लिया जाता है। फिर इन चारों में आचार्य कहते हैं श्रेष्ठा मेद रसायनम मेद्यानी चेतानी रसायनी मेद्या विशेषण का संकुष्पी। इन चारों प्रकार के रसायन औषधियों में मेद विशेष क्या है, संकुष्पी, यानी ये मेद रसायन वर्ग में कौन श्रेष्ठ है, संकुष्पी श्रेष्ठ है, संकुष्पी जो है वो श्रेष्ठ बताइए। फिर आते हैं पिपली रसायन। पिपली भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है और सेफ भी होती है, छोटे बच्चों से छोटी एज में भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं पिपली का। पिपली रसायन में आचार्य बताते हैं पिपली जो है 5, 8, 7 या 10 पिपली तक जो है मधुसर्पी के साथ सेवन करें। अनुपान ज्यादा आजकल पूछने लग गए एग्जाम में, बहुत पुराने पेपर लगाएंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन इस टाइप का अनुपान के रूप में। पिपली रसायन 5, 8, 7 या 10 तक यूज कर सकते हैं। और
और अनुपान क्या रहेगा मधु सर्पी के साथ, है ना। लैंडी पीपर, पीपर अपन जानते हैं, बच्चों को भी देते हैं। भावना में लिखा है कि आमतौर पर पिपली जो है औषधि के रूप में अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन उसको रसायन बनाना होता है। रसायन गुण के लिए क्या करना चाहिए अपन को? पिपल्या किंसुक क्षार भाविता घृत भर्जिता, किंसुक क्षार की भावना देकर घी में भूंज लेने से प्रयोज्या मधु सम्मिश्रण, और मधु मिलाकर प्रयोग करने से जो है ये क्या हो जाती है? रसायन गुण वाली पिपली जो है रसायन गुण वाली हो जाती है। मधु को मिलाना है, घी के साथ में भर्जित करना है और किंसुक क्षार की भावना देना है। 3 स्टेप है भाई, है ना। पिपली औषध से उसको रसायन बनाना है, पिपली एक औषध है, औषध से हमको उसको रसायन बनाना है। तो 3 स्टेप है, पहले किंसुक क्षार की भावना दो, उसके बाद घी में भर्जित करो, उसके बाद में मधु मिलाकर सेवन करो, है ना। 3 स्टेप है। पहला है किंसुक क्षार की भावना, किंसुक यानी पलाश को कहते हैं, पलाश क्षार की भावना देना है। उसके बाद में घृत भर्जिता, घृत में भूजना है, उसके बाद में मधु मिला के सेवन करना है। ऐसा करने से उसके रसायन गुण जो है उसमें बढ़ जाते हैं। उपयोग की बात करते हैं, अगर पिपली रसायन की बात करते हैं कि किन किन रोगों में काम में आता है, तो अर्श में, ग्रैनी में, पांडु में, विषम ज्वर में, है ना। विषम ज्वर में बेस्वारे या स्वाद सही नहीं है, पीनस में, सोफ में, गुल में, वात, पलाशक एक ज्वर होता है, इन कंडीशन में हमें पिपली का प्रयोग करना चाहिए। स्पेशली आंसर है अर्श, ग्रैनी दोष, विषम ज्वर में, पांडु विषम ज्वर में पिपली रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कुल कितनी पिपलियां यूज कर सकते हैं? तो प्रातः 3 पिपली खा सकते हैं अपन, है ना। भोजन के समय 3 ले सकते हैं, भोजन के पश्चात 3 ले सकते हैं। तो टोटल 9-10, जैसा स्टार्टिंग में बोला था अपन पिपली सेवन करना चाहिए 5, 8, 7, 10। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कि अपन अपने खाने के टाइम के हिसाब से इनको बांट दो, है ना। सुबह सुबह खाली पेट अपन नाश्ता करते हैं, प्रातः काल 3 ले लो, खाना खाने के पहले 3 ले लो, डिनर करने से पहले, है ना। भोजन के पश्चात भी 3 ले लो, ऐसे करके कब कब लेना चाहिए वो भी आचार्य चरक ने बताया। फिर आते हैं बहुत फेमस योग रसायन पाद में, वो है वर्तमान पिपली रसायन। वर्तमान का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, क्वांटिटी यानी बढ़ाते हुए जाना। इसमें लिखा है कि पहले दिन 10 पिपली दूध के साथ प्रयोग करें, पहले दिन 10 पिपली जो है दूध के साथ प्रयोग करें। दूसरे दिन जो है प्रतिदिन जो है बढ़ाते जाएं, 10 पिपली बढ़ाते जाएं। 11वें दिन जो है 10 पिपली घटाते जाएं। इस प्रकार 1000 पिपलियों का प्रयोग करना चाहिए। तो वर्तमान पिपली रसायन का आरंभ कितनी पिपली से बताया है? तो 10 पिपली से बताया। ये क्वेश्चन बनेगा। पिपली वर्तमान रसायन का अनुपान क्या है? दूध के साथ है, दूध के साथ देना है, तो अनुपान दूध का क्वेश्चन बन सकता है। कुल कितनी पिपलियों का प्रयोग करना है? तो 1000 पिपली का प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके अलावा आचार्य चरक बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन हम रोगी के बल या रोग कितना सीवियर है उसके आधार पर भी डिसीजन ले सकते हैं। उन्होंने कहा यदि आतुर यानी रोगी का बल उत्तम है तो पिपली काल के स्वरूप में लेना चाहिए पिष्टा, और 10 पिपली लेना चाहिए। मध्यम है तो वात यूज करना चाहिए पिपली का। 6 बताते हैं, सुसुत खतरों से खेलते हैं, सुसुत 7 बताते हैं। तरक की तुलना में सुसुत थोड़ा खतरों से खेलते हैं, वो 7 बताते हैं। और हीन में लिखा है चूर्णी करता, है ना। चूर्ण यूज करना चाहिए। तरक ने बताया कि केवल 3 पिपली यूज करना चाहिए, जैसा पहले भी बता रहे थे पिपली रसायन में, जैसा यहाँ भी बताया कि 3 पिपली एक समय में यूज करना चाहिए। सुसुत खतरों से खेलते हैं, वो उन्हें 5 बता रखी है। कुछ नहीं होगा, दे दो, कुछ नहीं होगा, दे दो। याद रखने का तरीका एक है कि आप पिपली नहीं है, पिशाच है। पिपली पुष्पा समझ के, फ्लावर मत समझना। ये पिपली नहीं है, पिशाच है, खा जाएगी तुमको। एक फॉर्मूला याद रखने का, पिशाच, पिष्ट का पी, रथ का सा, चूर्ण का चा, पिशाच। एक याद रखने का तरीका पिशाच। दूसरा है केबीसी मत खेलो, केकेसी खेलो। केकेसी यानी कल क्वात चूर्ण, केकेसी कल क्वात चूर्ण। पिशाच से बहुत जल्दी याद हो जाती, पिपली नहीं है। जैसा पुष्पा बोलता ना, पुष्पा समझ के, फ्लावर मत समझना। पुष्पा नाम देख के फ्लावर मत समझ लेना। ऐसे भी पिपली जो है उनके जो है देवता मत समझ लेना, पिपली देवी मत समझना। पिशाच है पिष्ट, रथ और चा, चूर्ण, है ना। उत्तम बल में पिष्टा, मध्यम बल में श्रथ यानी क्वात, और हीन में चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा तरीका है केकेसी, कल क्वात और चूर्ण, कल क्वात और चूर्ण। तो क्वेश्चन किस रूप में बना हुआ है उस रूप के अनुसार अपन एग्जाम वाला आंसर दे सकते हैं, है ना। चरक ने जो बताया उसमें 1000 जो है पिपलियों का प्रयोग बताया। क्या है फलश्रुति में लिखा है भ्रंगणम स्वर आयुष्यम प्लियो उदर विनाशनम। तो ये प्लियोदर का नैमित्तिक रसायन था, अपन ने पढ़ा था अभी पहले पेज में कि किस टाइप का रसायन है वर्तमान पिपली रसायन। नैमित्तिक रसायन किस रोग के लिए यूज होता है? प्लियोदर के लिए यूज होता है। तो प्लियो जो है वर्तमान पिपली रसायन जो है भ्रंगण करने वाला है, स्वर आयु को बढ़ाने वाला है ना। वयसा स्थापना, वय का स्थापन करने वाला है। मेद है ना, मेद है। और पिपली नाम रसायनम, है ना। इसके अलावा मेद है और वय स्थापन है। रसायन गुण तब तक नहीं मानते जब तक मेद नहीं होती, कोई चीज वय स्थापन नहीं होती। अगली लाइन में रसायन बताने के लिए वय स्थापन और मेद भी शब्द आया हुआ है, ठीक है। वयसा स्थापना, मेद। फिर आते हैं वर्तमान पिपली रसायन जो है प्लियोदर चिकित्सा में। प्रथम दिन जो है सेब पिपली की संख्या कितनी बताई? चक्रदत्त ने कितनी बताई? वो चरक के समान ही 10 बताई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। प्लियोदर में जो पिपली वर्तमान रसायन यूज करते हैं उसमें प्रथम दिन कितनी पिपली देते हैं? तो 10 पिपली देते हैं। नथिंग, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, चरक में भी 10 ही था। फिर लिखा है औसत जीर्ण होने के बाद में, यानी औसत जो है डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद में जीर्ण सस्तिक चावल और क्षीर सर्पी दूध घी का प्रयोग करना। ये तीनों चीजों को एक साथ अपने यूज करें तो ये खीर बन जाते हैं। सस्तिक चावल तो दूध और घी में मिला दे तो खीर बन जाएगी। सस्तिक क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए।
चरक ने इनको इनका जो है गुण धर्म रसायन माना है, जो रसायन अध्याय में इनका वर्णन है नैमित्तिक के रूप में प्लियोतक माना है। और काश्यप पढ़ते हैं तो काश्यप में जो है वर्धमान कुलीय रसायन और आयुष्मा की चिकित्सा में बताया गया। काश्यप जो है वो बाल रोगों मतलब बालकों से संबंधित है, काश्यप ने जो है वो रसायन न बता के राजक्षमा बताया हुआ है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। महाधन यानी कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डर वालों का शरीर रहता है वो घन होता है, थोड़ा विराट कोहली टाइप का शरीर, सॉलिड एकदम। स्नान यानी कि वाह, नहाना, बात, नहाने को बोलते हैं स्नान। ठीक, इसके बाद में आते हैं त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन 4 बताए गए हैं। त्रिफला रसायन प्रथम, त्रिफला रसायन प्रथम में लिखा है जरणांते अभ्या एकम राग भुक्ताद विविध के भुक्तवा तू मधु सर्पिभ्याम। तो त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है, ये 2024 के एआईपीजीटी में आया हुआ था। एआईपीजीटी 2024 में आया। त्रिफला रसायन प्रथम, त्रिफला रसायन का प्रयोग जो बताया चरक ने, जरणांते अभ्या यानी खाने के जीर्ण होने पर अभ्या यानी हरितकी का प्रयोग करना चाहिए। प्राग भुक्ताम 2 विविधकम, भोजन के पहले जो है प्राग भुक्त में 2 विविधक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि भोजन के पूर्व में कफ की उत्पत्ति होती है। तो विविधक जो है वो कफ हर होता है, भोजन के बीच में या भुक्तवा जो है पित्त की उत्पत्ति होती है, मामला पित्त सामक होता है। भोजन के जीर्ण होने पर वात की उत्पत्ति होती है और हरित की वात सामक होती है। इस प्रकार से ये भोजन के पहले कफ की उत्पत्ति होती है इसलिए विविधक यूज करते हैं, भोजन के बीच में पित्त की उत्पत्ति होती है इसलिए आंवला यूज करते हैं, भोजन के लास्ट में वात की उत्पत्ति होती है इसलिए हरित की यूज करते हैं। तो ये अच्छा प्रयोग है, इसकी हमें तारीफ करना चाहिए। तो वाह 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 करके फॉर्मूला बन जाएगा, विविधक आमल की हरित की क्रम से बताएं। भोजन के पूर्व जो है विविधक, वाह करके फॉर्मूला है विविधक आमल की हरित की, वाह भोजन के पूर्व विविधक, भोजन के बाद जो है आमल की, भोजन के जीर्ण होने पर जो है हरित की। इसके बाद में त्रिफला रसायन चतुर्थ भी फेमस है। क्यों अपन पढ़ रहे हैं त्रिफला रसायन चतुर्थ, क्योंकि चतुर्थ में जो है त्रिफला, इसके अलावा सर्व लोहा होता है, स्वर्ण होती है, बचा होती है, पिपली है, मधु सर्पी है, लवण इसके अंदर होते हैं। कुल मिला के जो त्रिफला रसायन चतुर्थ है ये एक प्रकार का स्वर्ण योग है ना। इसमें लोहे के अलावा स्वर्ण रहती है, बचा है, मधु सर्पी के साथ सेवन करना चाहिए, मधु सर्पी है, स्वर्ण योग है। तो अभी तक अपन ने 3 स्वर्ण योग पढ़ लिए। एक पढ़ा था अपन ने ब्रह्म रसायन द्वितीय, दूसरा पढ़ा था अपन ने इंद्रिय रसायन, तीसरा अपन ने पढ़ा है त्रिफला रसायन फोर्थ, है ना। ये भी स्वर्ण योग है। त्रिफला बेंच मैच के बहुत पैसे कमा लिए लोगों ने, बहुत सोना कमा लिया। त्रिफला रसायन की ये जो है फलश्रुति है कि संवत्सर प्रयोगेण, संवत्सर यानी साल भर यूज करने पर मेधा स्मृति बल को बढ़ाने वाला होता है। मेधा स्मृति बल को बढ़ाने वाला होता है साल भर यूज करने पर। त्रिफला लेना है, ये भूलना नहीं है अपन को, मेधा स्मृति बल प्रदा बोला गया है। त्रिफला रसायन फोर्थ। इसके बाद में आते हैं शिलाजतु रसायन। शिलाजतु भी बहुत फेमस रसायन योग है चरक में। शिलाजतु रसायन के गुण में लिखा है, सबसे पहले शिलाजतु के गुण पढ़ते हैं। अनअम्लम कसाय। तो दो चीजें दो बार गुण पढ़ते हैं शिलाजतु में। एक तो शिलाजतु के सामान्य गुण होते हैं और एक उसके भेदों के गुण होते हैं। शिलाजतु के सामान्य गुण में लिखा हुआ है कि शिलाजतु क्या होता है, अनअम्लम कसाय। नहीं, बिल्कुल रट लेना है वर्ड पे, मुंह पे मुंह। बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शिलाजतु का रस क्या होता है, अनअम्लम कसाय, है ना। अनअम्ल कसाय होता है ना, खट्टा होता है और कसाय रस वाला होता है। कटु पाक जो है शिलाजतु का क्या होता है, कटु होता है। तो वीर जो है ना तो उष्ण शीत, ना ही उष्ण होता है ना ही शीत होता है। ऐसे पिपली भी थी, पिपली भी ना तो उष्ण होती है ना ही शीत होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त के बारे में भी कहते हैं ना वो उष्ण होता है ना वो शीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ना उष्ण ना शीत, ना तो उष्ण शीत, ना ही ज्यादा उष्ण होता है ना ही ज्यादा शीत होता है, उष्ण शीत होता है। पिपली का विपाक मधुर होता है, शिलाजतु का विपाक क्या होता है, कटु। आंख नीच के क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि चरक संहिता में इसका उल्लेख आ गया है कि शिलाजतु का विपाक क्या होता है, तो कटु होता है। और 4 धातुओं से 4 प्रकार के जो है शिलाजतु पैदा होते हैं, बनते हैं। शिलाजतु की उत्पत्ति सोने, चांदी, ताम्र एवं कृष्ण लोह से होती है। 4 प्रकार का होता है। फलश्रुति में लिखा हुआ है, फलश्रुति में यानी शिलाजतु के क्या फायदे हैं। जरा व्याधि विस्मरणम यानी जो रसायन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा व्याधि का विस्मरण करता है। देह आड़े कर्म परम, ये लाइन अलग से पूछी जा सकती है। जैसे ओजस कर्म परम पढ़ा था या परम ओजस कर्म पढ़ा था अपन ने, ओजस कर्म परम पढ़ा था या परम ओजस कर्म पढ़ा था, उसी क्रम में पूछा जा सकता है। देह आड़े कर्म परम, देह को आड़े यानी धनवान बनाता है, देह को मजबूत बनाता है, शरीर बॉडी बिल्डिंग के सामने शिलाजतु बहुत काम में आता है। हमारा वो टाइगर श्राप है वो भी इसका ऐड करने लग गया कपिवा शिलाजतु का। तो देह को आड़े करने वाला होता है। मेधा स्मृति कर, ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है ना, ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है।
और 84 तक प्रयोजित, इसका अनुपान जो है वो दुग्ध होता है। तो आजकल अनुपान के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, शिला जतु का अनुपान क्या बताया गया है, 84 यानी दूध के साथ उसका प्रयोग होता है। फिर शिला जतु की मात्रा, जितने भी प्रकार की एग्जाम होती है उनमें मात्रा का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। शास्त्र में भी मात्रा पूछी जाती है और काचिक से भी मात्रा पूछी जाती है। चरक ने जो मात्रा लिखी है उसमें लिखा है फलम अर्धम फलम करसो मात्रा तस्य त्रिविधा मता, यानी पेवर मात्रा एक फल होती है, 7 सप्ताह तक यूज की जाती है। मध्यम मात्रा अर्ध फल होती है और अवर मात्रा कर्स होती है। तो है फलम अर्ध फलम कर्स, फलम अर्ध फलम कर्स, पाठ करके फलम अर्ध फलम और कर्स, ये इसकी मात्रा है, पेवर फलम अर्ध फलम और कर्स। फलम अर्ध फलम कर्स है ना, एक फल आधा फल और एक कर्स है ना। प्रवर मात्रा जो है 7 सप्ताह तक यूज की जाती है, मध्यम मात्रा 3 सप्ताह तक, और अवर मात्रा जो है आधा कर्स तक यूज की जाती है। फिर इसके भेद की बात करते हैं तो 4 भेद होते हैं, स्वर्ण रजत ताम लो, और इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है, यानी लो शिला जतु जो है श्रेष्ठ माना जाता है। सभी शिला जतु में लो शिला जतु जो है वो श्रेष्ठ होता है, लो शिला जतु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। 4 भेद होते हैं, स्वर्ण शिला जतु की लिखा है, इसका रस जो है मधुर तिक्त होता है। अब रस चेंज हो गया है, अभी इससे पहले अपन रस पढ़ रहे थे तो लिखा था अन अम्लम कसाय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रस चेंज हो गया, रस चेंज होकर क्या आ गया, मधुर तिक्त आ गया। याद रखने का तरीका, स्वर्ण को कहते हैं अपन गोल्ड है ना, स्वर्ण यानी गोल्ड। जब अपन जैसे किसी के अपन फंक्शन में जाते हैं, शादी में या बर्थडे या कुछ और फंक्शन बनाया, गोल्ड गिफ्ट करते हैं तो हमारे उसके साथ मधुर संबंध रहे, अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन होते हैं, मधुर संबंध होते हैं। अगर अपन किसी को गोल्ड देते हैं तो अपन अपने संबंध अच्छे होते हैं। वो हमारे फंक्शन में सोने का वो दिया था, मधुर संबंध, स्वर्ण शिला जतु का रस जो है मधुर है। और अगर शादी में आपने सोना दिया, सपोज आपने शादी में सामने वाले की लड़की यहाँ शादी है, आपने सोना गिफ्ट किया था, सोने की अंगूठी दी थी, सामने वाले ने चांदी की पायल टिपा दी आपको, चांदी की पायल, तो आपके संबंध कैसे हो जाएंगे, कटु। अच्छा, आप इनकी शादी होने दो, बताते हैं। चांदी टिपा दी सोने की जगह, तो चांदी देने पर कैसे हो जाते हैं संबंध, कटु हो जाते हैं। तो चांदी वाले शिला जतु का रस कटु होता है। ताम्र शिला जतु जो है वो तिक्त होता है, ठीक है, और दो शिला जतु तिक्त लवण होता है ना। ताम्र यानी कॉपर है, कॉपर को थोथा बोलते हैं, कॉपर को क्या बोलते हैं, नीला थोथा, थोथा, यहाँ थोथा नहीं है, तांती हो रही, सीता, सीता। तिक्त जो है वो है ना, ताम्र जो है तिक्त होता है, सीता होता है ना। और लो जो है श्रेष्ठ होता है, लो जो है तिक्त लवण रहता है, लो जो है लवण तिक्त होता है या तिक्त लवण होता है, जैसा नाम है वैसे ही, ला से लो, लवण और तिक्त होता है। तो मधुर जो है अपन को गोल्ड गिफ्ट करता है, उससे हमारे संबंध जो है मधुर होते हैं। जो हमें गोल्ड गिफ्ट करता है उसके साथ हमारे संबंध मधुर होते हैं। तो स्वर्ण जो है मधुर रस वाला होता है, स्वर्ण शिला जतु का रस। चांदी जो गिफ्ट करता है उसके साथ संबंध कटु हो जाते हैं, कटुक है। तांबा जो है तीता है, तीता तोता नहीं है, तीता तांबा तिक्त होता है। लोहा जो है, लोहे में ला से लोहा है, लवण रस होता है, लवण के अलावा तिक्त होता है, लवण के अलावा तिक्त होता है। इन चारों में बाकी सब क्या जो है, जैसा अपन ने शुरू में पढ़ा था कि कटु पाके शिला जतु का पाक जो है कटु होता है। इसको छोड़ के, एक को छोड़ के, किसको, चांदी है ना, रजत शिला जतु का पाक जो है मधुर रहता है। मतलब चांदी गिफ्ट कर दी, आपके संबंध मधुर हो गए, लेकिन क्योंकि अभी नहीं, अभी आप समय आने पर बताओगे, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ऊपर से विपाक स्वादु होता है, ध्यान रखना है, चांदी वाले का विपाक स्वादु होता है। और वीर जो है वो तामा विष है, तामा क्या होता है, विष होता है, तामा विष होता है, तो तांबे वाले का उष्ण है वीर, बाकी सब वीर होते हैं। एक फॉर्मूला भेदों का बनाना चाहो तो भेदों में जो है 5वां रस यानी तिक्त रस होता है ज्यादातर का, और तीसरा विपाक यानी कटु विपाक होता है सबका, और शीत वीर होते हैं ज्यादातर। 531 से नॉर्मली तरीके से अपन बोल सकते हैं, शिला जतु के भेदों का फॉर्मूला 531 होता है। 5 का मतलब तिक्त रस होता है, 3 का मतलब मधुर कटु विपाक होता है, और 1 का मतलब शीत वीर होता है। लेकिन सब पे लागू नहीं हो पाता है। स्वर्ण शिला जतु जो है तिक्त के मधुर होता है, रजत शिला जतु जो है कटु होता है, लो शिला जतु तिक्त के अलावा लवण रस वाला होता है। विपाक में एक ही चेंज है, रजत शिला जतु का विपाक मधुर होता है, और ताम्र शिला जतु का जो है वीर क्या होता है, उष्ण होता है। अब आते हैं वर्ण की बात, लो लवण। अब आते हैं वर्ण की बात में। तो स्वर्ण शिला जतु जपा पुष्प के समान होता है, जपा पुष्प यानी गुड़हल का जो फूल होता है, रेड कलर का वैसा रहता है। बात पित्त है ना, बात पित्त दोषों को दूर करता है ना। तो एक स्वर्ण शिला जतु कैसा होता है, घृत जैसा होता है, घृत भी बात पित्त को दूर करने वाला होता है। और रजत शिला जतु जो है श्वेत वर्ण का होता है, चांदी जो है वो हमेशा सफेद ही होती है, स्वर्ण वर्ण का होता है, कफ पित्त को दूर करने वाला। तो रजत शिला जतु जो है गुण में मधु के समान काम करता है, मधु जो है कफ पित्त नाशक होता है, ठीक है। ताम्र शिला जतु वही कंठा नीला होता है, वही बिरी कंठा यानी मोर की ग्रीवा कैसी होती है, नीली। तो तांबे के साथ तो नीला होता शब्द जुड़ा ही हुआ है, वही कंठा यानी मोर के गले के जैसा होता है, नीला, सबको दूर करने वाला। और लो शिला जतु है गुलगुल के समान आभा वाला होता है, और फिरदोस है
ना, तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है। और इसी निर्दोष होने के कारण ही तो ये जो लो शिला जतु है सभी शिला जतुओं में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। लो शिला जतु जो है सभी शिला जतुओं में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, लो शिला जतु सभी शिला जतुओं में श्रेष्ठ होता है। लो शिला जतु कुकुल के समान आभा वाला होता है और निर्दोष होता है, इसलिए सभी शिला जतुओं में श्रेष्ठ होता है। ये स्वर्ण शिला जतु द्रव्य के जैसा बात है ना, को हग्न करने वाला होता है। और रजत शिला जतु मधु के समान कफ पित्त को हग्न करने वाला, दूर करने वाला होता है। औसत जीर्ण होने का मतलब होता है जब औसत का डाइजेस्ट हो जाए, जैसे अपन पंचकर्म में करते हैं, पंचकर्म में स्नेहपान कराते हैं, तो स्नेहपान स्नेह जब जीर्ण हो जाता है, जब तक जीर्ण नहीं होता जब तक गर्म पानी पिलाते रहते हैं। और जब स्नेह जीर्ण हो जाता है तो अपन नॉर्मल हल्का खाना खाने को बोलते हैं। तो जिस प्रकार से पंचकर्म में कंसेप्ट होता है कि पंचकर्म में जब स्नेह कराते हैं तो स्नेह के जीर्ण होने का वेट करते हैं, शुद्ध डकार आने लगती है। जब स्नेह जीर्ण हो जाता है गर्म पानी पिलाना बंद कर देते हैं, फिर अपन हल्का खाना खाने को बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो उसने रसायन योग लिया है वो जीर्ण हो चुका हो, उसे लगता हो किसी को भी पच गया है, देन फिर अब जो है अनुपान के रूप में दूसरी चीज जो साथ में बताई गई वो लेना चाहिए। क्या कह रही पहले वो तो सुनूं मैं, एक सेकंड। ग्रुप में चार्ट में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चार्ट बना हुआ है बुक में, चार्ट में बताया गया है कि कैसे 1000 कंप्लीट करते हैं, आप देख लेना उसको। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? पिपली में ये पिपली बताए, दिन नहीं बताए हैं। ये पिपली की बात हो रही है, 10 पिपली लेना चाहिए। पिपली की बात हो रही है, दिन की बात नहीं हो रही है। यहाँ कलर में आते हैं, कलर ये जो स्वर्ण शिला जतु जो रहता है वो जपा कुसुम के लिए होता है, गुड़हल जिसको बोलते हैं, रेड कलर का रहता है ये, है ना, इसका कलर रेड होता है। ये व्हाइट होता है चांदी के जैसा, ये नीला होता है, और ये गुगलू के समान काला होता है ना। तो स्वर्ण शिला जतु जो है जपा कुसुम के समान रेड होता है, रजत शिला जतु चांदी के समान श्वेत होता है, ताम्र शिला जतु जो है वही गंध यानी कि मोर की ग्रीवा के समान जो है, मोर की ग्रीवा के समान जो है कैसा होता है, नीला होता है। और गुगलू की आवा के समान जो है लो शिला जतु कैसा होता है, काला होता है। बुक में चार्ट शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसको, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा चार्ट। इसके बाद में आते हैं शिला जतु सेवन काल में अपत्य। शिला जतु सेवन काल में किन चीजों का अपत्य बताया गया है, उसमें शिला जतु सेवन काल में जो अपत्य है उनमें विधाई गुरु और विधाई गुरु अन्नपान और कुलत जो है उसको मना किया गया है। कुलत का सेवन नहीं करना चाहिए। विधाई और कुलत देखो शिला जतु एक प्रकार से मिनरल पिच बोलते हैं, तो कोई भी चीज मिनरल पिच से बनी हुई है तो अगर अपन उस चीज को एसिडिटी अगर हमारे शरीर में होगी तो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। कुल मिला के ऐसी चीजें नहीं खानी है जो एसिडिटी कर, जैसे आजकल भी एंटी एसिड यूज करते हैं, जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो साथ में एंटी एसिड देते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है जिससे एसिडिटी होती हो उस कंडीशन में शिला जतु नहीं लेना है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ढंग से।
अलावा कुलत काकमाची और कपोत मांस और बताया हुआ है। कुलत का, कपोत मांस का, काकमाची का प्रयोग करना चाहिए। भागवत में जाते हैं तो इसके अलावा उन्होंने कुलत का प्रयोग बताया हुआ है, काकमाची का प्रयोग बताया है, और जो कुलत का, काकमाची और कपोत मांस का प्रयोग मना किया हुआ है। मांस का भी जो है, मांस प्रोटीन होता है, तो मांस का भी एक प्रकार से पाचन जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है। मांस भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिटी नहीं होना चाहिए एक प्रकार से, इसलिए कुलत के सेवन काल में इनको मना किया है ना। शिला जत्तु प्रयोगेषु विधानि गुरुणी च वर्जेत सर्व कालम तु कुलत्थान परिवर्जेत, है ना। कुलत का जो है मना किया है, विदाई अनुपान का गुरु चीजों को मना किया है। फिर आओ शिला जत्तु सेवन काल में अनुपान क्या लेना चाहिए, तो दूध, शिला जत्तु के लिए सबसे अच्छा दूध है, दूध के साथ लेना चाहिए। दूध नहीं है तो तक्र के छाछ के साथ ले सकते हैं, मांस रस के साथ ले सकते हैं, यूज के साथ में जल भी है, ऐसा नहीं, पानी भी बताया, गौमूत्र या किसी कसाय के साथ ले सकते हैं। अब आ जाते हैं डायलॉग, जैसे 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 हमारे बल्ला तक को मिला था, कब जो न रोगो अस्थि विबंध न कशना, वैसे ही शिला जत्तु को डायलॉग मिला है, ना सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपः शिला अहम या ना जयेत प्रसय। यानी शिला जत्तु ये कह रहा है, ना सो अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपा, यानी ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसको शिला जत्तु जीत ना सके, ठीक ना कर सके। मतलब कोई भी जो है क्यूरेबल रोग होना चाहिए शिला जत्तु से। अस्थि रोगो भूवि साध्य रूपा शिला अहम या ना जयेत प्रसय, शिला जत्तु जिसको जीत ना सके, तो ना सो अस्थि रोगो साध्य रूपा, कोई ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसको शिला जत्तु ठीक ना कर सके। ये डायलॉग मिला हुआ है शिला जत्तु को। इसके बाद में आते हैं रसायन के चौथे पाद में। चौथा पाद है आर्वेद समुत्थानी। इसमें पहला योग बताया इंद्रोक्त रसायन प्रथम, जैसे है ना, पहले अध्याय में ब्रह्म रसायन था, इसमें इंद्रोक्त रसायन प्रथम है। अपन ने याद किया था, इंद्र जो है द्रोणी में नाव ले, है ना, द्रोणी में आचार रसायन लेके आए। टोटल 4 योग है इसमें, और प्रथम जो है वो सभी हर्बल कास्ट औषधियों से बना हुआ है, और इसका सेवन दूध के साथ करना चाहिए। तो इंद्रोक्त रसायन प्रथम का अनुपान क्या है, दूध के साथ है। कितनी अवधि तक इंद्रोक्त रसायन का प्रयोग करना चाहिए, तो 6 महीने तक करना चाहिए। सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी कास्ट औषधियां दूध के साथ लेना है, 6 महीने तक इसका प्रयोग करना है। इसके बाद में आते हैं इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में। द्वितीय में लिखा है घटक द्रव्यों में बल्य, भ्रंगण, जीवनी, व्यवस्थापन करके 40 औषधियां इसके अंदर होती हैं, और स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल, लोह, स्फटिक चूर्ण होता है। तो बल्य, भ्रंगण, जीवनी और व्यवस्थापन, हर महाकसाय में 10-10 औषधियां होती हैं। बल्य महाकसाय में 10 औषधियां होती हैं, भ्रंगण में होती हैं, जीवनी में होती है, व्यवस्थापन में होती है। इन सभी गणों की जो है 10-10 औषधियां, यानी टोटल 40 औषधियां। यार अनेक जीवनी बाबा, जीवा, है ना, जीवा बाबा। इसके अलावा इसमें स्वर्ण होता है जो द्वितीय होता है। तो अपन ने हमेशा देखा है कि जहां पर भी प्रथम द्वितीय बताए गए हैं, प्रथम पूरा काष्ठ औषधियों से बना होता है और दूसरे में रस औषधियां आ जाती हैं। तो ये हमने जो रसायन के चैप्टर्स पढ़े उनमें आने वाला चौथा एक ऐसा योग है जो कि स्वर्ण योग है। इसके अंदर भी स्वर्ण होता है। स्वर्ण में ताम्र, प्रवाल, लोह, इसके अलावा ताम्र, प्रवाल, लोह, स्फटिका होते हैं। तो टोटल 4 स्वर्ण योग हो गए। कौन कौन से 4 स्वर्ण योग हो गए, जल्दी चैट बॉक्स में लिखें, कौन कौन से 4 स्वर्ण योग पढ़ लिया अपन ने अभी तक। ये चौथा स्वर्ण योग है। कितने स्वर्ण योग कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने? कौन कौन से स्वर्ण योग हैं? बिल्कुल सही, ब्रह्म रसायन प्रथम है, त्रिफला रसायन फोर्थ है, बिल्कुल सही, त्रिफला रसायन फोर्थ है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक ऐन्द्रीय रसायन था, बिल्कुल सही, ऐन्द्रीय रसायन था। निम्ब रसायन जो है द्वितीय था, प्रथम नहीं था। प्रथम तो हर्बल योग था। ब्रह्म रसायन द्वितीय था, द्वितीय, ब्रह्म रसायन द्वितीय था, त्रिफला रसायन फोर्थ था, ऐन्द्रीय रसायन था, और जो है इंद्रोक्त रसायन द्वितीय। टोटल 4 स्वर्ण योग हो गए।
ब्रह्म रसायन सेकंड, ठीक है। उसके बाद में इंद्रिय रसायन पढ़ा था अपन ने, इसके अलावा फिर पढ़ा था अपन ने त्रिफला रसायन फोर्थ, है ना, त्रिफला रसायन चतुर्थ, और ये है इंद्रोक्त रसायन सेकंड। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर अपन द्रोणी वैश्विक औसत के जीन होने के बाद इसमें भी लिखा है कि जो है उचित षष्टिक स्थिर सर्पिसा का प्रयोग करना चाहिए, यानी औसत के जीन होने पर चावल, दूध और घी से बनी है एक प्रकार से खीर खा लेनी चाहिए। और इसके बाद में आते हैं द्रोणी प्रवेशिक रसायन, जिसमें कुल 9 औषधियां हैं और दूध के साथ ली जाती हैं 6 महीने तक। ठीक है, ब्रेक के बाद में अपन द्रोणी प्रवेशिक रसायन से देखेंगे। औषधियां दूध के साथ 6 महीने। मिनट्स। तो हम द्रोणी प्रवेशिक रसायन पढ़ने वाले हैं। द्रोणी प्रवेशिक रसायन में टोटल 9 औषधियां आती हैं। 9 औषधियां हैं, दूध इसका अनुपान है और 6 महीने की अवधि तक इनका सेवन करना है। तो तीनों क्वेश्चन है, कुल कितनी औषधियां द्रोणी प्रवेशिक रसायन में। तो द्रोणी प्रवेशिक रसायन में कुल औषधियां जो है उनकी संख्या 9 है। इसके साथ सेवन करना अनुपान क्या है, दूध, और कितनी अवधि तक सेवन करना है, 6 महीने। 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। 9 औषधियां हैं तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं, अभी देखते हैं अपन डिटेल में इसको। पहली औषधि है ब्रह्म सुवर्चला, और ब्रह्म सुवर्चला में लिखा है कि यह हिरण्य क्षीरा यानी सोने के समान दूध वाली होती है। पुष्कर सदस्य पत्रा, पुष्कर सदस्य इसके पत्ते होते हैं। जैसे राजस्थान की मतलब राजस्थान में पुष्कर एक जगह है जहाँ पर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्म सुवर्चला जो है वो पुष्कर के समान पत्तों वाली होती है, पुष्कर सदस्य पत्रा। फिर आते हैं आदित्य वर्णी। आदित्य वर्णी जैसा नाम है, आदित्य कहते हैं सूर्य को। आदित्य किसका पर्याय है, सूर्य का पर्याय है। आदित्य सूर्य का पर्याय है। तो सुवर्ण क्षीरा, ठीक है, सूर्यमंडल आकार की होती है आदित्य वर्णी, और इसे सूर्यकांता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यकांता भी कहते हैं। जैसा नाम है सूर्यमंडल आकार की है, और सूर्यकांता भी इसको बोलते हैं। सुवर्ण क्षीरा है आदित्य वर्णी, और हिरण्य क्षीरा है ब्रह्म सुवर्चला। फिर आते हैं तीसरी औषधि जो है इसमें नारी नाम से है, और नारी औषधि में लिखा है वल्लभच पत्र सदसा, यानी इसके पत्ते जो है वो घास की तरह होते हैं, और इसको अश्वबला भी कहते हैं। तो औषधि के रूप में क्वेश्चन बन के आएगा कि अश्वबला का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी संहिता में मिलता है। तो अश्वबला का जो है चरक संहिता में उल्लेख मिलता है। नारी नाम की औषधि है, उसका पर्याय अश्वबला है। अश्वबला अलग चीज होती है, अश्वगंधा अलग होती है। अश्वगंधा एक अलग चीज है, अश्वबला एक अलग चीज है। तो नारी में है, नारी बलवान होती है, बलवज सदस्य, घास के पत्ते के सदस्य है। चौथी औषधि होती है काष्ठ गोदा, है ना, काष्ठ गोदा नाम औषधि, गोदा आकार की होती है। पांचवी औषधि होती है सर्पा, सर्पा नाम औषधि सर्पाकार की होती है। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और छठी जो है उसमें औषधि आई है वो सोम का क्वेश्चन बहुत बनता है। सोम नामक औषधि का उल्लेख, यहाँ पर उल्लेख ही बोलेंगे क्योंकि उल्लेख, क्योंकि छोटी सी एक ही लाइन आई है सोम के बारे में। तो सोम नामक औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो चरक संहिता में मिलता है। क्योंकि सोम औषधि का जो है विस्तृत वर्णन जो है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता में 2 चैप्टर है, मतलब चैप्टर है पूरा एक, उसमें औषधियां बताई गई। सोम के समान औषधियां भी बताई गई। सोम कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए गए। विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में, चिकित्सा स्थान में। केवल ये क्वेश्चन बनाया कि सोम औषधि किसमें मेंशन है, उल्लेखित है, तो चरक सही आंसर है। तो इसमें लाइन है सोमो नाम औषधि राजा। चरक संहिता में औषधियों का राजा किसको कहा गया है। चरक संहिता में औषधियों का राजा जो है सोम को कहा गया है। ये सोम नाम की जो औषधि होती है इसमें 15 पत्ते होते हैं। सा सोम एव हीयते वर्धते, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो वो चंद्रमा के समान जो है घटने बढ़ने वाले होते हैं। कहने का मतलब है इसमें 15 पत्ते होते हैं, और जब पूर्णिमा होती है तो पूरे 15 पत्ते होते हैं इसके अंदर। और जैसे ही जो है अपन अमावस्या के दिन एक ही पत्ता नहीं होता, मतलब शुक्ल पक्ष में एक पत्ता बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष में एक पत्ता जो है इसमें से झड़ता जाता है। इसलिए लिखा है सोम एव हीयते वर्धते, चंद्रमा के समान घटने बढ़ने वाली होती है औषधि। तो 2 क्वेश्चन बने कि एक सोम नामक औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो चरक संहिता में मिलता है।
दूसरा चरक में औषधियों का राजा किसे कहा गया, औषधि राज किसे बोला गया है, तो वो सोम को। सोम नामक औषधि में कितने पर्व होते हैं, तो 5, 10 यानी 15 पर्व होते हैं। शुक्ल पक्ष जब होता है उसमें पत्ते बढ़ते जाते हैं, पूर्णिमा के दिन पूरा 15 पत्ते होते हैं, कृष्ण पक्ष में पत्ते झड़ते जाते हैं, अमावस्या के दिन इसमें एक भी पत्ता नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं पद्मा। पद्मा नाम की औषधि का वर्णन किया है। पद्मा में लिखा है पद्मा नाम औषधि, पद्म आकारा, पद्म रक्ता, पद्म गंधा। पद्म आकार की होती है, पद्म रक्त वाली होती है, पद्म गंध वाली होती है। तो क्वेश्चन तो इसमें नहीं बनेगा क्योंकि है ना सिमिलर वर्ड लिखे हुए हैं। फिर आते हैं अजा। अजा नाम औषधि, अजसंगी। अजा नाम की औषधि को अजसंगी भी कहते हैं, ठीक है। और फिर नौमा है नीला। नीला नाम औषधि, नील चीरा, नील पुष्पा, लता प्रतान बहुतेली, है ना, बहुत अधिक लता प्रतान वाली होती है नीला, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन को अगर अपन देखने जाते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो छीर के जोड़ी बनाने के रूप में, जैसे मैं जोड़े बनाने का एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जोड़े बनाने के रूप में क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, एक ऑप्शन मैंने हिरण्य चीरा लिया, एक स्वर्ण चीरा लिया, एक नीला नीला चीरा लिया, और एक कोई आकार का ले लिया, ऐसा करके क्वेश्चन बना सकता हूँ। नील चीरा नीला है, स्वर्ण चीरा जो है वो आदित्य पर्णी है, हिरण्य चीरा जो है वो ब्रह्म सुवर्चला है। एक क्वेश्चन इसका बनता है। एक क्वेश्चन ये बहु लता प्रदान वाली कौन सी होती है, नीला। पल्लव घास के समान पत्तों जैसी कौन सी होती है, नारी। ये भी क्वेश्चन बनता है। बाकी के जो नाम है वैसे उनके कर्म है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं 9 को याद रखने के तरीके में। तो 9 को याद रखने के तरीके में आते हैं। तो याद रखने का तरीका है ब्रह्मा सुपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र ने, पुत्र यानी पुत्र, पहला हो गया ब्रह्म सुपुत्र। ब्रह्म सुपुत्र ब्रह्मा के पुत्र आदित्य ने नारी को, नारी यानी स्त्री को बोलते हैं, नारी को काष्ठ, काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को, काष्ठ के सर्प, सर्प से डराया, डरा दिया। डराने की चिकित्सा में हमको सोम औषधि, पानी, पानी से जो है, पानी से देनी पड़ी। तो देखो ये ब्रह्म सुपुत्र चला हो गया, आदित्य पर्णी आदित्य हो गया, नारी इसमें आ ही गया, ठीक है। काष्ठ गोदा का काष्ठ आ गया, सर्प आ गया, सर्पा, है ना, सर्प के बाद में इसमें सोम आ गया। तो ये पानी ये हो जाएगा, पद्मा का पी, अजा का ए और नीला का एन आई, पानी, है ना, पानी यानी कि पद्मा अजा और नीला, पानी से सोम नामक औषधि देनी पड़ी। ऐसे करके अपन इनके पूरे के पूरे 9 नाम याद रख सकते हैं, कौन कौन सी 9 औषधियां जो है द्रोणी प्रवेश रसायन में आती, ठीक है। अब आते हैं आचार रसायन। आचार रसायन को श्रेष्ठ रसायन बोला जाता है, सभी रसायनों में श्रेष्ठ मानते हैं आचार रसायन को। श्रेष्ठ रसायन क्या है, आचार रसायन, जबकि इसके विपरीत वर्ड रसायन श्रेष्ठ जो है वो भारत के लिए बोला गया है। आचार रसायन वास्तव में एक प्रकार की मानसिक रसायन है, जिसमें रसायन औषधियों के प्रयोग के बिना भी केवल सद्व्रत एवं सदाचार एवं पालन आदि से शरीर एवं मन पर रसायन के समान प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक रसायन है एक प्रकार का। इसमें ऐसी हैबिट्स डाली जाती हैं जो आपके लिए अच्छी होती है। जैसे अपन बच्चों को अच्छा खाना ना देने के शुरू से बोलेंगे डेली एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, तो उससे भी बॉडी में फर्क आ जाता है, ठीक है। रसायन सेवन, इसमें रसायन सेवन के समान सभी फल प्राप्त होते हैं। क्या चीजें इसमें बताई गई हैं आचार रसायन में, तो आचार चरक कहते हैं सत्यवादिना, सत्य बोलना चाहिए, जो हमेशा सच बोलना चाहिए। आक्रोधम यानी क्रोध नहीं करना चाहिए। निवृतम मद मैथुन से निवृत्त रहना चाहिए। अहिंसकम यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, प्रिय बोलने वाला होना चाहिए। जब शौच पर धीरम, है ना, जब है ना, जब जाप करना चाहिए भगवान के नाम का। शुद्धता रखना चाहिए। धैर्य धारण करना चाहिए। दान नित्यम, डेली दान पुण्य करना चाहिए। तपस्वी गौ, देव, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध लोगों की जो है पूजा करना चाहिए। रस पूर्णता नहीं होना चाहिए, सभी प्राणियों पर करुणा से देखना चाहिए। समय पे सोना चाहिए, समय पे जागना चाहिए। नित्य क्षीर घृत असीनम, और डेली जो है क्षीर घृत का सेवन करना चाहिए। तो वैसे तो आचार रसायन में कोई औषधि नहीं आती, लेकिन यहाँ पर तो में आता नित्य क्षीर घृत असीनम, डेली दूध भी खाना चाहिए। दूध भी खाओ, मस्त रहो, हमारे पूर्वज भी कहते थे अपन को, है ना। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है आचार रसायन में कितने द्रव्य शामिल है। तो केवल द्रव्य लिखा हो शब्द, तो 2 आंसर सही है ना। 2 द्रव्य आते हैं, क्षीर और घृत। लेकिन ये पूछते हैं आचार रसायन में कितनी औसत द्रव्य है। औसत द्रव्य जो है वो शून्य होते हैं, औसत द्रव्य इसके अंदर नहीं होते, औसत द्रव्य नहीं होते, शून्य होते हैं। फिर आते हैं अश्वनी कुमारों का चिकित्सा वैशिष्ट है। तो अश्वनी कुमार जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध देव भिषक हैं, यानी देवताओं के भिषक यानी डॉक्टर माने जाते हैं।
देवताओं के डॉक्टर हैं, आदर्श विषक के प्रतीक माने जाते हैं। इतने फेमस थे। अश्वनी देव विषजो यज्ञवाह इति स्मृतो, है ना, देव विषक बोले जाते हैं और इनकी संज्ञा यज्ञवाह भी बोला जाता है। क्योंकि इन्हें यज्ञ के छिन्न सिर को पुनः फिर से जोड़ दिया। आज भी अगर किसी का सिर काट दो तो अपन लोग उसको सिर को नहीं जोड़ पाएंगे, आज की सर्जरी उतने आगे नहीं बढ़ पाई अभी भी, लेकिन अश्विनी कुमारों ने ये काम कर रखा है, उन्हें यज्ञवाह का कटा हुआ सिर जो है वो जोड़ दिया था। इसके अलावा प्राचीन दसना, दसन के जो दांत टूट गए थे वो भी उन्होंने ठीक किए हुए थे। पूष देवता के दांत गिर गए थे, पूष है ये, है ना, पूषणो दसना यानी पूछ के जो दांत जो है गिर गए थे उनको इन्हें जोड़ दिया था। भगत से नष्टे नेत्रा, भग नाम के जो देवता थे उनका यानी नेत्र नष्ट हो गए थे, उसको इन्हें ठीक कर दिया था। वज्र धारण करने वाले जो है भुज स्तंभ, इंद्र की बाहें जो है स्तंभता आ गई थी, जकड़ गई थी, है ना, वज्र ग्रहण करने वाले इंद्र की जो है बाहुएं जो है उसमें जकड़ाहट आ गई थी, उसको भी इन्होंने ठीक किया हुआ था। इस प्रकार से ये देवताओं के विषय है और इनको यज्ञवाह कहा जाता है। सबसे फेमस डॉक्टर, एक आदर्श चिकित्सा के, आदर्श वैद्य के प्रतीक माने जाते हैं। फिर इसी चैप्टर में प्रणाचार्य के गुण लिखे हैं। प्रणाचार्य के गुण में लिखा है शीलवान मतिवान युक्ति द्विजातो शास्त्र परांगता गुरुवत पूज्य प्रणाचार्य सहिष्णुता। तो यहाँ श्लोक में जैसे अपन इससे पहले प्रणा विषय पढ़ते थे वहाँ 4 प्रकार के उसमें 4 लक्षण होते थे, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा आता है। यहाँ संख्यावाची क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन प्रणाचार्य का कौन सा गुण है कौन सा नहीं है वो पूछा जा सकता है। तो एक तो बोला है कि शीलवान मतिवान, मान करके लग रहा है, शीलवान होना चाहिए, मतिवान होना चाहिए, और युक्तो द्विजाति का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय शास्त्र से पारंगत हो, और जो है गुरुवत जिसकी पूजा की जाए उसको प्रणाचार्य कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया द्वितीय जाति, तो वैद्य की द्वितीय जाति क्या होती है वो यहाँ पर चरक ने उसको क्लेरिफाई किया हुआ है। विद्या समाप्तो विश्वो द्वितीय जाति रुचिते, विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर वैद्य का दूसरा जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। एक बार पैदा होते हो तो आपका नाम होता है, फिर आप जो है डिग्री होल्डर कर लेते हो तो आपका नाम बदल के आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। जैसे आजकल डॉक्टर लग जाता है डिग्री पूरी होने पर, पहले वैद्य लगा देते थे, वैद्य जी बोलते थे। तो एक प्रकार से विद्या अध्ययन पूर्ण करना आपका दूसरा जन्म कहलाता है। फिर विद्या समाप्त होने पर आपका जो है लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए आचार्य कहते हैं विद्या समाप्तो ब्रह्म सत्व आर्थ सत्व अथापि, यानी कि आपका आचरण, यानी कि जो आचरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ब्रह्म के समान या फिर आर्थ यानी ऋषि के समान होना चाहिए। तो जिस प्रकार से भगवान दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, एक ऋषि जो है जिस भाषा में बात करते हैं जितनी ही पोलाइट और अच्छी भाषा में आपको बात करना चाहिए। डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं और डॉक्टर को दिखाते समय डॉक्टर आपसे प्रेम से बात करें, क्या हो गया, कहाँ तकलीफ हो रही है, कितने दिन से दर्द है ना। तो आप अगर आपसे अच्छे से कोई पूछ लेता है, बातचीत कर लेता है, तो आपका आधा दर्द वैसे भी ठीक हो जाता है। उसी कंसेप्ट को समझाते हुए बोला कि अगर आपने विद्या अध्ययन कर ली और आप वैद्य बन चुके हो और प्रैक्टिस में जा रहे हो, तो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो दो व्यक्तियों के समान होना चाहिए, या तो ब्रह्म के समान या फिर आर्थ यानी ऋषि के समान। यानी आपकी बातचीत ही आपको पेशेंट को बढ़ाती है। डॉक्टर जितना मीठा बोलता है, अगली बार जब आता है तो पूछता है घर में बच्चे कैसे हैं, परिवार में सब अच्छा है, बातचीत करता है, तो आपको लगता है हमारा घरेलू डॉक्टर है। इस प्रकार से द्विज का मतलब है ब्रह्म सत्य आर्थ सत्य से आवश्यक होना चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा में बातचीत करना चाहिए जैसे भगवान जिस भाषा में बोलते हैं या ऋषि जिस भाषा में बोलते हैं, सौम्य भाषा में बातचीत करना चाहिए। फिर आए यहीं पर सुश्रुत संहिता का भी मतलब चरक रसायन पढ़ लिया, चरक चिकित्सा में इतना ही था। अब चूंकि अपन काय चिकित्सा को साथ में पढ़ रहे हैं तो अपन काय चिकित्सा की दृष्टि से कुछ और बिंदु देख रहे हैं जो दूसरे आचार्यों ने बताए। जैसे आचार्य सुश्रुत ने जो है रसायन सेवन के अयोग बताए 7 पुरुष, संख्यावाची क्वेश्चन बनता है कितने पुरुषों को अयोग बताया, तो 7 पुरुष अयोग बताए। अन आत्मवान आलसी दरिद्र प्रमादी वैसनी पाप वैसा अपमानी, यानी रसायन सेवन उनका नहीं, रसायन सेवन उनको नहीं कराना चाहिए जो अन आत्मवान हो, है ना, आलसी हो, दरिद्र हो, प्रमादी हो, व्यसन करने वाले यानी नशा करने वाले हो, पाप करने वाले हो, औसत का अपमान करने वाले, ऐसे 7 व्यक्तियों को रसायन सेवन के अयोग्य माना है। फिर और रसायन औषधि के सेवन के प्रभावी न होने के कारण भी आचार्य सुश्रुत ने 7 ही बताए। तो उन्होंने बोला अज्ञान के कारण, अधर्म के कारण, पराधीनता, दूसरे पे डिपेंडेंट होने से कि दूसरा गोली देगा तब खाऊंगा, दरिद्रता के कारण, अस्थिर मन के कारण औसत लाली लेकिन उसका स्टार्टिंग नहीं किया, और औसत का ना मिलना। जैसे कई लोगों से पूछते हैं कि एक्सरसाइज कब से करोगे, कल से करेंगे, आज से कोई नहीं बोलता कल से करेंगे, डाइटिंग कब से करोगे, कल से करेंगे, बाहर का खाना कब छोड़ दोगे, कल से छोड़ेंगे। तो कोई चीज को स्टार्ट नहीं करना, खाना आरंभ औसत जो है, ऐसे करके रसायन अप्रभावी होने के 7 कारण आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं। चलो रसायन सेवन के योग्य वय, यहाँ श्लोक आता है पूर्व वैसी मध्यवा, रसायन सेवन जो है पूर्व वैसे मध्यवा, यानी कि स्टार्टिंग मतलब क्योंकि रसायन से वय की स्थापना होती है, तो वय की स्थापना होती है, इसलिए स्टार्टिंग में वो ये बोला है कि
स्टार्टिंग कंडीशन में जब आपकी एज जो है यंग एज के आसपास चल रही हो, पूर्व वैसी या मध्य, 3 खंड में अपन बांटते हैं अपनी एज को, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, वृद्ध अवस्था। पूर्व अवस्था या मध्य अवस्था में जो है रसायन सेवन का प्रयोग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो जीत विसर्ग प्राज्ञा स्निग्ध शुद्ध तनो सदा, है ना, औसत रसायन सेवन से पूर्व शरीर का संशोधन कराना आवश्यक होता है। फिर आते लाभ में, रसायन सेवन सर्व दोष निवारक है, वाय स्थापक है और मेधा पाता है। ठीक है, रसायन सेवन जो है सर्व दोष निवारक है, वाय स्थापक है और मेधा पाता है। ये था रसायन चिकित्सा का चौथा पार्ट। उस प्रकार से अपन ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, 4 पार्ट थे इसमें, है ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों ने रेगुलर पढ़ रहे हैं, बता पा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि हाँ, द्विज धातु को भी कहते हैं। रसायन के जो पाद है उसमें कुल कितने योग बताएं, जल्दी बताएं। टोटल नंबर ऑफ रसायन योग डिस्क्राइब्ड इन 4 चैप्टर ऑफ रसायन। 63, बिल्कुल सही। भल्लातक रसायन का वर्णन कौन से पाद में है? भल्लातक रसायन का वर्णन कौन से पाद में है? प्राण काम में, सेकंड पाद, बिल्कुल सही। मेद रसायन कौन से पाद में बताए गए हैं? ब्रह्म रसायन प्रथम में आमल की और हरित की का रेशो क्या होता है? मैंने पहला आमल की बोला, फिर हरित की बोला है। ब्रह्म रसायन प्रथम में आमल की हरित की का रेशो क्या होता है? आमल की हरित की, देखो हर चीज को अच्छे से पढ़ना है। कई लोग यही गलती कर रहे थे क्वेश्चन। जब आमल की बोला है तो आमला त्रिगुणम, आमला 3 गुना होता है, और हरित की 100 से 1, हरित की 1 भाग रहती है, आमला 3 गुना रहता है। 3:1 आंसर। ये बताएं त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है? त्रिफला रसायन जो है उसका अनुपान चरक के अनुसार क्या है? त्रिफला रसायन का अनुपान मधु सर भी बिल्कुल सही आंसर है। पिपली को रसायन बनाने के लिए कौन से क्षार की भावना दी जाती है? पिपली को रसायन बनाने के लिए कौन से क्षार की भावना दी जाती है? एक मध्यम बल वाली व्याधि में पिपली का कौन सा स्वरूप यूज किया जाएगा? मध्यम बल में पिपली कौन से स्वरूप की यूज की जाएगी? मध्यम बल में, बात सही आंसर है। बात सही आंसर है। शरत भी उसी का पर्याय है, शरत भी सही आंसर है। शरतोपात सही आंसर है। कौन से शिलाजतु का विपाक मधुर होता है? शिलाजतु के कौन से प्रकार का विपाक मधुर होता है? मैंने मधुर विपाक पूछा है, रस नहीं पूछा है, मैंने विपाक पूछा है। मैंने मधुर रस नहीं पूछा है, मैंने विपाक पूछा है। मधुर रस नहीं पूछा है, मैंने मधुर विपाक पूछा है। सही सही है, सही है। रजत का विपाक होता है मधुर, रजत इज सही आंसर। बाकी लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सुनो। क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से सुनना, उसकी आदत डालनी है अपन को। स्वर्ण आंसर नहीं होगा, स्वर्ण, क्योंकि स्वर्ण मैंने मधुर रस नहीं पूछा, मधुर विपाक पूछा है। अब मुझे बताएं कि कौन सा शिलाजतु का वीर्य उष्ण होता है? 4 प्रकार के शिलाजतु में कौन से शिलाजतु का वीर्य उष्ण होता है? कौन से शिलाजतु का वीर्य उष्ण होता है? ताम्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। ताम्र इज राइट आंसर।
अच्छे से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूँ। शिलाजतु की अवर मध्यम प्रवर मात्रा क्या होती है? शिलाजतु की अवर मध्यम प्रवर मात्रा क्या होती है? शिलाजतु की अवर मध्यम प्रवर मात्रा क्या होती है? शिलाजतु की पूछ रहा हूँ, आप ढंग से सुनो। अवर मध्यम प्रवर मात्रा क्या होती है? एक कर सादा पल एक पल, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कौन से रसायन के लिए कहा गया है? फलश्रुति बता रहा हूं, कौन सा रसायन है आपको बताना है। कब्जो न रोगो अस्ति विबंध न कश्चन। किस रसायन औषधि के लिए कहा गया है कब्जो न रोगो अस्ति विबंध न कश्चन? चरक अनुसार कौन सी रसायन औषधि के लिए कहा गया है? वैसी स्थापनी परम। चरक ने कौन सी रसायन औषधि के लिए बोला है? वैसी स्थापनी परम, वैसा स्थापनी परम, वैसा वैसा स्थापनी परम। प्राण कामनीय पाद में कुल रसायन योग कितने बताए गए हैं? प्राण कामनीय पाद में कुल रसायन योग कितने बताए गए हैं? राधा कौन सही है? नरेंद्र आंसर दिया है। चरकोक्त कौन से रसायन को 3 वर्ष तक सेवन करने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है? चरक के कौन से रसायन योग का 3 वर्ष तक प्रयोग करने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है? हरित्यादि योग, हरित योग जो है, हरित्यादि योग सही आंसर है। चरक के किस योग के लिए कहा गया है कांता प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समधुति? चरक के किस योग के लिए कहा गया है कांता प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समधुति? चरक के कौन से रसायन योग के लिए कहा गया है कांता प्रजानाम सिद्धार्थ चंद्र आदित्य समधुति? ब्रह्म रसायन द्वितीय राइट आंसर, सही आंसर है ब्रह्म रसायन द्वितीय। चरकोक्त कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया है जरा कृतम रूपम पायस्य सर्व विभूति रूपम नव यौवनस्य? जरा कृतम रूप आपस्य सर्व विभूति रूप नव यौवनस्य, कौन से रसायन योग की फलश्रुति में कहा है जरा कृतम रूपम पायस्य सर्व विभूति रूप नव यौवनस्य? ठीक है, च्यवनप्राश इज राइट आंसर, च्यवनप्राश इज राइट आंसर। नांगवला का संग्रह चरक ने कौन से माह में बताया है? नांगवला का संग्रह चरक ने कौन से माह में बताया है? नांगवला का संग्रह चरक ने कौन से माह में बताया है? तप तपस इज राइट आंसर, तप तपस इज राइट आंसर। चरकोक्त कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया है बृहत शरीर गिरिसार सारम स्थेंद्रियम चाति बलेंद्रियम च? बृहत शरीर गिरिसार सारम स्थैरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च? चरकोक्त कौन से रसायन योग के लिए कहा गया है बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थैरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च? कौन से योग के लिए कहा गया है बृहत शरीरम गिरिसार सारम, बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थैरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च? नहीं, ये नोट्स में नहीं है, ये आम्ल घृत का है, आम्ल घृत है, आम्ल घृत, आम्ल घृत का है, आम्ल घृत इज राइट आंसर। 19
फलादी रसायन का अनुपान, चरकोक्त 19 फलादी रसायन का अनुपान क्या है? 19 फलादी रसायन का अनुपान, 2 इज राइट आंसर। शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम किसके लिए कहा गया है? शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। वल्लाता इज राइट आंसर, वल्लाता इज राइट आंसर। मेध रसायन में मुलेठी चूर्ण का अनुपान क्या है? मेध रसायनों में मुलेठी चूर्ण का यष्टि मधु चूर्ण का अनुपान क्या है? चार प्रकार के मेध रसायनों में श्रेष्ठ मेध रसायन कौन सा है? 4 प्रकार के मेध रसायनों में विशेष मेध रसायन कौन सा है? मेध्या विशेष रसायन कौन सा है? संकुचित राइट आंसर। कौन से रसायन के लिए, कौन सा रसायन क्लियोदर नाशनम है? क्लियोदर विनाशनम कौन सा रसायन है? क्लियोदर विनाशनम, क्लियोदर विनाशनम। पिपली नहीं, पिपली वर्धमान, वो अलग है, पिपली अलग है, पिपली वर्धमान अलग है। पिपली वर्धमान सही आंसर है, पिपली वर्धमान। त्रिफला रसायन के संदर्भ में कथन है भोजन के पूर्व कितने विविधक लेना चाहिए? त्रिफला रसायन के संदर्भ में चरक के अनुसार कथन है भोजन के पूर्व कितने विविधक लेना चाहिए? दो, हाँ सही आंसर है, 2 विविधक लेना चाहिए। और भोजन के जीर्ण होने पर कितनी हरित की लेना चाहिए? भोजन के जीर्ण होने पर कितनी हरित की लेना चाहिए? भोजन के जीर्ण होने पर कितनी हरित की लेना चाहिए? एक सही आंसर है ना, 1 इज राइट आंसर। चरकोक्त कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया है? जरा व्याधि पिस्मनम दे आडे करम परम। चरकोक्त कौन से रसायन के संदर्भ में कहा गया है? जरा व्याधि पिस्मनम दे आडे करम परम, जरा व्याधि पिस्मनम दे आडे करम परम। ठीक है, शिलाजतु राइट आंसर। कुलत्थ का सेवन कौन से रसायन सेवन के दौरान नहीं करना चाहिए? कुलत्थ का सेवन कौन से रसायन सेवन के दौरान नहीं करना चाहिए? कुलत्थ जो है उसका सेवन कौन से रसायन सेवन के दौरान नहीं करना चाहिए? शिलाजतु एन भल्ला तक बहुत आएगा, शिलाजतु एन भल्ला तक बहुत आंसर रहेगा। द्रोणी प्रवेशिक रसायन में कितनी औषधियां हैं? द्रोणी प्रवेशिक रसायन में कितनी औषधियां हैं? 9 इज द राइट आंसर। इंद्रोक्त रसायन प्रथम और द्वितीय के सेवन की काल अवधि कितनी होती है? इंद्रोक्त रसायन प्रथम और द्वितीय का सेवन कितने समय अवधि तक करना चाहिए?
श्रेष्ठ रसायन है, 6 महीने इज राइट आंसर, 6 मंथ इज राइट आंसर। श्रेष्ठ रसायन किसे कहा गया है? श्रेष्ठ रसायन किसे कहा गया है? आचार रसायन, आचार रसायन इज राइट आंसर। आचार रसायन में कितने औसत द्रव्य होते हैं? आचार रसायन में कितने औसत द्रव्य होते हैं? औसत द्रव्य, औसत। शून्य, शून्य इज राइट आंसर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखते हैं।